नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की सफलता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का समापन आज हो रहा है और इसे पूरे देश के 200 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी समापन समारोह को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने बताया कि इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को एक व्यापक मंच प्रदान करना है, जिससे युवा प्रतिभाएं अपनी क्षमता और कौशल को प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजन से अच्छे और उत्कृष्ट खिलाड़ी निकलेंगे, जो भविष्य में खेलों में देश का नाम ऊंचा करेंगे। कार्यक्रम में न केवल खेल के प्रति उत्साह बढ़ाया, बल्कि युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें खेलों के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर भी दिए। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट है उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है। वहीं भोपाल में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने अपने 2 साल के कार्यकाल का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को राशन आसानी से मिल सके, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को राशन प्राप्त करने वाले लोगों के नामों का ग्राम सभा में सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। लगभग 93% लोगों की KYC पूरी की जा चुकी है और राशन उपभोक्ताओं के लिए नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पात्रता पर्चियों के मामले में अब तक 14 लाख नई पर्चियां तैयार की जा चुकी हैं और नई पर्चियां लगातार बनती जा रही हैं। इससे मध्य प्रदेश के नागरिक किसी भी समय राशन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य से बाहर रहने वाले लगभग 39,000 परिवार भी राशन ले पा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। खासकर लाडली बहनों के लिए गैस केवल 450 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में घर घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सुविधा पहुंचाई जा रही है, जिससे सस्ती और सुरक्षित गैस उपलब्ध हो सके। राशन वितरण को और आसान बनाने के लिए आपका राशन आपके घर योजना के तहत हर घर राशन पहुँचाया जा रहा है। धान उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। इसके साथ ही उपभोक्ता विवादों को हल करने की व्यवस्था भी की गई है। सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और मेले के क्षेत्रों में भी लोगों को LPG की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल के सफलतापूर्वक कार्यकाल के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेके चल रही है। मित्रों, अगर हम अपने विभाग की बात करें तो 2 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा है। मुख्यमंत्री अन्न जागरूकता सेवा अभियान हमने शुरू किया। इसमें राशन दुकानों को हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। वो इस उपलक्ष्य में हमने ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम राशन में अनेक गड़बड़ियां सुनने में जहां आती थी, उन गड़बड़ियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास और पारदर्शी लाने का हमारा प्रयास है। इस ऐप के द्वारा हम हमारी जो राशन की दुकान पर गाड़ी पहुंचेगी, उसके पहुंचने का SMS हितग्राहियों को पहुंच जाएगा, ताकि समय से वो लोग अपना राशन ले सकें और गाड़ी राशन की दुकान तक पहुंचे। ये पारदर्शिता
हितग्राही और दुकानदार और वाहन सेवा वाले की रहे। वहीं कोरबा जिले के कटघोरा इलाके में हुए भाजपा नेता अक्षय गर्ग हत्याकांड का पुलिस ने केवल कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। इस गंभीर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक ऐसा किशोर भी हिरासत में लिया गया है जो कानून से संघर्ष में था। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे व्यवसायिक और राजनीतिक रंजिश प्रमुख वजह के रूप में सामने आई है। पुलिस के अनुसार 23 दिसंबर की सुबह अक्षय गर्ग अपने ठेकेदारी कार्य से संबंधित काम के लिए ग्राम कटोरी नगोई स्थित सड़क निर्माण साइट पर गए थे। करीब सुबह 10 बजे 4 पहिया वाहन में सवार होकर आए आरोपियों ने उन पर लोहे की धारदार टंगिया और चाकू से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोटें आई। परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में एक किशोर को भी हिरासत में लिया गया है जो आरोपियों के साथ जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की टंगिया, चापड़, 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन और घटना के समय पकड़े गए और पहने गए कपड़े जब्त कर लिए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि एक दिन पहले ही आरोपियों ने उनकी हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। पुलिस की जांच में हत्या के पीछे 3 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला, ठेकेदारी से जुड़ी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। दूसरा, पूर्व जनपद चुनाव से जुड़ी राजनीतिक रंजिश। और तीसरा, क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को लेकर टकराव। अभी सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है ताकि पूरी साजिश का पता लगाया जा सके। कटघोरा पुलिस के द्वारा चटका पुलिस सहायता केंद्र के अंतर्गत जो हमारी FIR क्रमांक 425/25 इसके अंदर अक्षय गर्ग जो कि रोड के ठेकेदार थे और एक PDC मेंबर थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने टंगिया और चाकू से हत्या कर दी थी। उसके अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ विधिवत प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन, आला जरब जिसको हथियार बोलते हैं, और अन्य साक्ष्य हमने रिकवर कर लिया है। इनकी पहचान कार्यवाही करवाई जा रही है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा और इनको जेल दाखिल कर अग्रिम कार्रवाई। अभी तक जो हमको पूछताछ में स्पष्ट हुआ है उसके जो एक कारण वो व्यावसायिक प्रतिद्वंदता थी। दूसरा, जो आरोपी है उसने इनके खिलाफ PDC का चुनाव लड़ा था, इसमें वो हार गया था और उसके चलते भी एक मनमुटाव की स्थिति निर्मित हुई थी। वहीं कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को धमतरी में सर्व हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। इस बंद को शहर के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिला, जिससे बंद पूरी तरह सफल रहा। तो शहर में सर्व हिंदू समाज के सदस्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट के प्रतिनिधि मिलकर जनता के बीच गए और लोगों से अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद रखने की अपील की। धमतरी में बंद के दौरान लोग सड़कों पर उतरकर एकजुटता दिखाते हुए नजर आए। इसके बाद धर्मांतरण और कांकेर की घटना के विरोध में SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि अब हिंदू समाज पूरी तरह जागरूक हो गया है और समाज के लोग जात पात के भेदभाव को भूलकर धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस एकता से विरोधियों को चिढ़ महसूस हो रही है। इस घटना ने शहर में हिंदू समाज की एकजुटता और संगठन की शक्ति को उजागर किया है। साथ ही ये संदेश दिया है कि धर्म और सामाजिक मूल्य की सुरक्षा के लिए लोग किसी भी हद तक एक साथ खड़े होने को तैयार हैं। वहीं छतरपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें पन्ना से इंदौर जा रही नफीस बस के ड्राइवर को राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 39 पर टोरिया गांव के पास रोककर बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई और कई लोग ड्राइवर की मदद के लिए आगे आए, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस हिंसा के कारण सड़क पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें बस और अन्य वाहन घंटों तक फंसे रहे। घटना की कवरेज कर रहे डेली 24 भारत के संवाददाता के साथ भी बदमाशों ने कैमरा बंद कराने की कोशिश की। इस पूरी घटना से स्थानीय लोगों में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। बमिठा थाना क्षेत्र की यह घटना पुलिस की जांच में है और अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में है। यह घटना छतरपुर में बढ़ते अपराध और सड़क सुरक्षा के मुद्दे को भी उजागर करती है। यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जल्द कदम उठाना आवश्यक माना जा रहा है। वहीं मुंगेली में आज सर्व समाज छत्तीसगढ़ के आह्वान पर बंद को व्यापक समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हुए धर्मांतरण विवाद, जनजातीय समुदाय पर हमले और प्रशासनिक पक्षपात के विरोध में शहर के व्यापारियों और नागरिकों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की थी। चैम्बर ने विशेष रूप से अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा और दवा की दुकानों जैसी जरूरी सेवाओं को इस बंद से बाहर रखा, जबकि अन्य सभी दुकानों और व्यवसायों को शाम 4 बजे तक बंद रखने का सुझाव दिया गया। इस अपील का
लोगों ने व्यापक समर्थन भी किया और मुंगेली के अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे बंद पूरी तरह सफल रहा। इस बंद ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि समाज इन घटनाओं के प्रति गंभीर है और सभी वर्ग एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नागरिकों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी ने यह दिखाया है कि समाज प्रशासनिक भेदभाव और किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ एकजुट है और ऐसी घटनाओं को सहन नहीं करेगा। इस घटना की मैं पूर्ण निंदा करता हूं और इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। और अब लगातार देख रहे हैं कि ऐसा अनहोनी घटना आए दिन छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी दोषी व्यक्ति है उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी इकाइयों ने बंद का आह्वान का समर्थन किया है और मुंगेली में ये बंद का अभूतपूर्व बंद रहा है। पूरे दुकानें करीब सभी बंद ही का समर्थन कर रहे हैं और हमारा ये है कि जो छत्तीसगढ़ में पहले जिस तरह से भाईचारा सद्भाव से लोग रहते आ रहे हैं, उसी तरह की भाईचारा सद्भाव की स्थिति बनी रहे। कोई भी समाज किसी भी जाति वर्ग विशेष के बारे में कोई भी किस्म का वो ना हो, सद्भाव आपसी सद्भाव बना रहे। वहीं भोपाल से गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल की खिलाड़ी पूजा, जो मिडिल डिस्टेंस रनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है, अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूजा ने अपनी कठिन मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर भारत के सबसे होनहार एथलेटिक्स खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई है। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने तक का प्रेरणादायक सफ़र तय किया है। उनके सफ़र ने न केवल खेल जगत में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है। तो साई NCOE भोपाल इस उपलब्धि को लेकर गर्व महसूस कर रहा है और केंद्र के अधिकारियों ने पूजा को आगामी प्रतियोगिता के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उनकी सफलता से ये स्पष्ट होता है कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी खिलाड़ी के लिए वैश्विक मंच तक पहुंचने का सपना सच किया जा सकता है। उधर भोपाल में सेंट्रल जेल के एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सूचना के बाद गांधीनगर थाना की पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार ये कैदी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। ये मामला लगभग 7 महीने पहले दर्ज किया गया था। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना की संदिग्ध परिस्थितियों ने प्रशासन और समाज में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं भोपाल से राजनीतिक खबर है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दिशा में संगठन विस्तार और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए एटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है। नए प्रभारी के नेतृत्व में राज्य में सदस्यता विस्तार, सक्रियता बढ़ाने और पार्टी कार्यकर्ताओं के समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। इससे समाजवादी पार्टी के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को मध्य प्रदेश में और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलने की संभावना है। ये कदम पार्टी की रणनीति और राज्य में उसकी सक्रियता को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चाओं का मुख्य विषय बना हुआ है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि छतरपुर जिला जेल में कैदियों के परिजनों से जेल में सामान भिजवाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अधिकारियों और जेल कर्मियों पर आरोप है कि जेल में तैनात सुरक्षाकर्मी कथित रेट लिस्ट के अनुसार कैदियों तक सामान पहुंचाने के बदले मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वीडियो में यह भी बताया गया है कि जेल की कैंटीन में बैठी एक महिला जेलर की एजेंट बनकर कार्य कर रही हैं। वीडियो की बातचीत में साफ तौर पर यह सुनाई दे रहा है कि कैदियों तक सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं और उनका पूरा विवरण परिजनों को दिया जा रहा है। इस मामले ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। लोगों की चिंता बढ़ रही है कि जेल में पारदर्शिता और व्यवस्था की कमी का लाभ उठाकर अवैध वसूली की घटनाएं हो रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अमरवाड़ा में तैनात ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार यूनिक पब्लिक स्कूल के संचालक ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकारी उनके स्कूल से जुड़ी CM हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कराने के एवज में पैसे मांग रहे थे। शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार शाम को जाल बिछाया। जैसे ही अधिकारी ने छिंदवाड़ा के चक्कर रोड
स्थित ICH के पास शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये स्वीकार किए। लोकायुक्त की टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान अधिकारी के हाथ गुलाबी पड़ गए, जो रिश्वत लेने का स्पष्ट प्रमाण माना गया। इस कार्रवाई के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई ने जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है और अधिकारियों के बीच सतर्कता को बढ़ा दिया है। यह घटना भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का उदाहरण बन गई है और स्थानीय प्रशासन के लिए चेतावनी भी है। खकरा चौरी में यूनिक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे की डायरेक्टर कविता पेपराड़े द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई कि सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के एवज में सेकेंड इंजीनियर BSc अमरवाड़ा उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज सेकेंड इंजीनियर BSc अमरवाड़ा को ICH छिंदवाड़ा के समक्ष 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सर कितनी की डिमांड हुई थी और कितना में? 10,000 रुपये की डिमांड हुई थी और 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया है। सीएम बैच किस बात का ये बात थी? सीएम बैच की कुछ सीएम हेल्पलाइन शिकायत थी स्कूल के खिलाफ, उसके संबंध में। खकरा चौरी में यूनिक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे की डायरेक्टर कविता पेपरा। उधर छिंदवाड़ा जिले के हरई में शिक्षकों ने अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने रिश्वतखोर हरई छोड़ो जैसे नारे लगाकर अपने गुस्से और असंतोष का इजहार किया। रैली के बाद शिक्षकों का जत्था तहसील कार्यालय पहुंचा और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। शिक्षकों का आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश कालमवे शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें दबाव डालकर निर्माण कार्यों के लिए चंदा वसूलते हैं। जो शिक्षक इस चंदा को देने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार और अवैध वसूली से नाराज होकर शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल थे, जिन्होंने एकजुट होकर प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज़ उठाई। तो शिक्षकों का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है और उनके अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने की मांग को उजागर करता है। वहीं छिंदवाड़ा से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 23 और 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के अनुसार अमरवाड़ा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक माध्यमिक शिक्षक जो BSc के पद पर कार्यरत थे को लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये कार्य न केवल शासकीय सेवक के सिविल सेवा आचार नियमों के खिलाफ है, बल्कि गंभीर कदाचार और आपराधिक व्यवहार की श्रेणी में भी आता है। इस घटना के बाद कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा रहेगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देना है, बल्कि प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। यह घटना जिले के शिक्षा विभाग में गहरी चेतावनी के रूप में सामने आई है और अन्य अधिकारियों के लिए सतर्कता का संकेत देती है। दमोह में सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान को सम्मानित किया गया। चबेरा जिला प्रशासन ने सुशासन सप्ताह के कार्यक्रम के तहत पुलिस विभाग में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी। कार्यक्रम में पूर्व कमिश्नर मनोहर दुबे, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, वन मंडल अधिकारी ईश्वर जरांडे सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की गई और कहा गया कि उनके प्रयासों से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रतीक है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में जनता के प्रति जवाबदेही और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देता है। वहीं दमोह जिले की तेजगढ़ रेंज अंतर्गत बंशीपुर बीट के जंगल में बुधवार दोपहर एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। शव तेजगढ़ वन परिक्षेत्र के एक नाले के पास पड़ा हुआ मिला। जंगल में मवेशी चराने गए एक चरवाहे की नज़र तेंदुए के शव पर पड़ी, जिसके बाद उसने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। तो जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की गई। घटना पर DFO ईश्वर जरांडे, SDO तेंदुखेड़ा प्रतीक दुबे और तेजगढ़ रेंजर नीरज पांडे मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक जांच की गई। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और वन विभाग के नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। जांच के लिए तेंदुए का विसरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला भेजा गया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट या शिकार से जुड़े हुए कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह शिकार का मामला नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान तेंदुए की आंतें पूरी तरह खाली पाई गई, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत भूख, अत्यधिक कमजोरी या किसी गंभीर बीमारी के कारण हो सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रयोगशाला जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तेजगढ़ रेंजर नीरज पांडे ने बताया कि फिलहाल मौत का कारण अज्ञात है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। सर आज सुबह
वन परिक्षेत्र तेजगढ़ अंतर्गत बीट बंसीपुर के कक्ष क्रमांक 42 में चरवाहे द्वारा सूचना दी गई कि एक तेंदुआ मृत अवस्था में नदी किनारे पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वन स्टाफ वहां पर पहुंचा और उन्होंने इसकी पुष्टि की। पुष्टि उपरांत हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और दोपहर में ही हमारे वन मंडल के मुखिया वन मंडल अधिकारी महोदय दमोह, उप वन मंडल अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा, इसके साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक जवेरा और तेंदुखेड़ा भी मौके स्थल पर पहुंचे और संपूर्ण मामले के साथ वहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, पंचनामा बनाया गया। साथ ही इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद सभी वरिष्ठों की उपस्थिति में वहीं सागर जिले के थाना नरियावली क्षेत्र के ग्राम इसरवारा में पानी के विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर मारपीट की, जिसमें महिलाओं और एक बच्चे सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 21 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे खेत में लगातार पानी बहने की समस्या को लेकर संबंधित व्यक्ति से फोन पर बात की गई थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। कुछ देर बाद एक आरोपी गाली गलौज करते हुए घर पहुंचा और डंडे से हमला कर दिया। शोर सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य बाहर आए तो अन्य आरोपी भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने मिलकर घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। एक व्यक्ति के हाथ में चोट आई जबकि उनके भाई के सिर में गंभीर चोट लगी। एक अन्य सदस्य की पीठ पर चोट आई। वहीं बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा। इसके अलावा परिवार की एक महिला और एक बच्चे के सिर व हाथ में भी चोटें आई है। घटना के दौरान गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं शहडोल जिले में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर एक युवती का शोषण करने वाले फरार आरोपी को धनपुरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लगातार प्रयास और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाकर कार्रवाई की और आरोपी को पकड़कर कानून के शिकंजे में ले लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के भिनगा थाना क्षेत्र के अहिरनपुरवा गांव का निवासी है और पेशे से ड्राइवर है। वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में आया था। यहाँ उसने एक युवती से प्रेम का दिखावा कर शादी का झांसा दिया। उसके बाद युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में आरोपी ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती का लगातार शोषण किया। जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया तो पीड़िता ने धनपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया और एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी जानकारी और सुरागों के आधार पर उत्तर प्रदेश में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से न केवल पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है बल्कि ऐसे अपराध करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त संदेश भी दिया है। थाना धनपुरी में एक महिला ने एफआईआर कराई थी कि संजय यादव नामक व्यक्ति ने उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाया था। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किए थे और कुछ समय से आरोपी फरार था, जिसकी लोकेशन पुलिस को श्रावस्ती जिला यूपी में मिली। पुलिस की टीम गई और आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ऐसी भी बात आई है कि उसको कुछ अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते थे? नहीं, उसको ब्लैकमेल का पॉइंट आ रहा था। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 5 में आग ताप रहे एक युवक का कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया गया। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसे डराते धमकाते हुए कट्टे की नोक पर जबरन अपने साथ ले गए। युवक के अनुसार कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निर्वाचक मतदाता सूची के SIR को लेकर एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी ने की। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान मीडिया को जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले में निर्वाचक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्य किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों ने वर्ष 2025 की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन किया। इस दौरान गणना पत्रक वितरित किए गए
और बाद में उन्हें वापस लेकर आवश्यक जांच की गई। इस कार्य में राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर, विभिन्न विभागों के सहयोगी कर्मचारी और जिले के जागरूक मतदाताओं ने आपसी समन्वय के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासन की ओर से इस सफल कार्य के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। तो प्रशासन ने बताया कि वर्ष 2025 की प्रारंभिक मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 7,14,056 मतदाता दर्ज थे। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के बाद प्रारूप मतदाता सूची में 6,76,955 मतदाताओं के नाम शामिल पाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान 37,101 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इनमें कई मतदाता ऐसे थे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, कुछ ASD विसंगतियों से जुड़े पाए गए, जबकि बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन किया गया और उनमें कोई परिवर्तन नहीं पाया गया। इसके अलावा कुछ मतदाता अप्राप्य पाए गए। कई मतदाताओं की मृत्यु की पुष्टि हुई, कुछ का पता नहीं चला या वे अनुपस्थित रहे। कई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे और कुछ मतदाताओं के नाम पहले से अन्य स्थानों पर दर्ज पाए गए। इस मीडिया कार्यशाला के माध्यम से प्रशासन ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पारदर्शिता को लेकर किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी साझा की और आम नागरिकों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग बनाए रखने की अपील की। देखिए, हमारे जिले में जो 2025 की वोटर लिस्ट थी उसमें 7,14,056 मतदाता थे और 1 महीने से भी अधिक समय तक SIR का कार्य चला। इसमें गहन पुनरीक्षण हुआ, BLO डोर टू डोर गए, सभी के साथ को गणना पत्रक दिए गए, लोगों से गणना पत्रक वापस प्राप्त किए गए। BLA और वॉलंटियर्स ने सभी ने इसमें मदद की। बहुत सारे सहयोगी विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल रहे और सबकी मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ है। और इसके बाद जब पूरा पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हुआ है और आज प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है, तो उसमें 6,76,955 मतदाता जो हैं वो शामिल हैं। लगभग 37,101 मतदाताओं की इसमें कमी आई है और जो 37,101 मतदाता जो कम हुए हैं उसका भी अगर अपन बाइफर्केशन देखें तो उसमें 9,957 जो है वो डेथ है। 20,436 ऐसे केस हैं जो परमानेंटली ऐसे पुराने वोटर्स थे जो यहाँ पर थे, अब वहाँ से शिफ्ट हो गए अपनी जगह से, तो 20,436 वो हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।